Hello students, welcome to the channel Wise Harbor. Today we are going to learn some new words with the help of an article from Indian Express. Indian Express के आर्टिकल के हेल्प से अपन कुछ वर्ड सीखेंगे एंड देन ऑफ कोर्स हाउ टू रीड, इस पर ही मेन क्लास है कि अपन न्यूज़पेपर को पढ़ें तो कैसे पढ़ें. लेट्स स्टार्ट. लास्ट माइल हिच. लास्ट माइल, देखो ये लास्ट माइल जिस जगह से आया है वो है कि आप कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जो उनका सर्विस है या जहाँ भी उनका प्रोडक्ट है वहाँ से जब वो कंज्यूमर तक पहुँचता है ना. सेम माना आपने कुछ HP का ऑर्डर किया तो वो HP से उसके लोकल स्टोर तक पहुँचेगा या जहाँ पर भी आपने उसको ऑर्डर किया है उस शॉप से फिर वो फाइनल आपके स्टेट पे आएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा जहाँ पर भी आप रहते हैं, या आपके विलेज है तो विलेज के वेयर हाउस में आएगा. फिर वहाँ से जब वो रवाना होगा आप तक आने के लिए वो होती है लास्ट माइल. और उस समय जो प्रॉब्लम होती है उनको कहा जाता है लास्ट माइल हिच. ये आया यहाँ से है ये फ्रेज, लेकिन अब यूज़ होता है हर जगह. तो यहाँ पर ये ऑफ कोर्स इकोनॉमी में यूज़ हुआ है कि जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ कुछ होने ही वाला है और उससे पहले अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको बोलते हैं लास्ट माइल हिच, एंड में आने वाली प्रॉब्लम. एंड हिच मीन्स प्रॉब्लम, दैट इज फॉर प्रॉब्लम. यूएस फेड, यूएस का जो फेड है, कीप्स इंटरेस्ट रेट्स. कीप मतलब रखता है इंटरेस्ट रेट को, जो भी वो इंटरेस्ट रेट रखते हैं, स्टडी. स्टडी मीन्स उसको वैसे ही रखना, उसको चेंज नहीं करना. स्टडी एज डिसइन्फ्लेमेशन. मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है, अविस्फीति हो जाती है. अविस्फीति मतलब वो नीचे की तरफ गिरना, तो डिसइन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का जस्ट रिवर्स. एज डिसइन्फ्लेशन हिट्स अ हर्डल. हर्डल, हिच, दे ऑल आर साइन ऑफ. हर्डल, हिच, हर्डल ऑब्स्टेकल जिसको अपन बोलते हैं, एक जो समस्या आती है उसको हर्डल कहा जाता है. मोस्टली हर्डल होता है जब आप रोड पर कुछ बीच में पुलिस बैरिकेड लगा देती है, उनको भी हर्डल्स कहा जाता है. सो अपन जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनको भी एंड में वोकैब को भी देखेंगे. बट फर्स्ट लेट्स रीड दिस आर्टिकल. सो एज डिसइन्फ्लेशन हिट्स अ हर्डल. डिसइन्फ्लेशन जो था उसने हर्डल को हिट किया, एक समस्या आई. इस वजह से इंटरेस्ट रेट जो है उसको स्टेडी रखा गया है. भाई होता क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है. अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका मतलब महंगाई बढ़ती है. महंगाई बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर को कम किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या बैंक के द्वारा. क्यों कम किया जाता है? क्योंकि परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, वो जाएंगे मार्केट में सामान लेंगे. अगर ज़्यादा होगी परचेजिंग पावर तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा. अभी कोई चीज़ 10 रुपये में आती है वो फिर 20 रुपये में आएगी, क्योंकि पहले 10 रुपये में आती थी क्योंकि लोगों के पास 20 रुपये थे, 10 रुपये खर्च करने को वो तैयार थे. अगर गवर्नमेंट या बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी तो लोग और ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, ज़्यादा आएंगे तो वो और जाके मार्केट में चीज़ें लेना चाहेंगे, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा. सो यूएस जो फेडरल कीप है, यूएस जो फेडरल बैंक है वो कीप करती है, रखती है इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखती है एज, क्योंकि इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन हिट्स अ हर्डल. डिसइन्फ्लेशन को प्रॉब्लम आ गई है, उसको एक समस्या का सामना करना पड़ा है. बट अदर सेंट्रल बैंक्स, जो अदर सेंट्रल बैंक्स है, अदर सेंट्रल बैंक्स यहाँ पर किसके लिए है? हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है. तो अदर सेंट्रल बैंक मतलब ऑल अदर कंट्रीज. फेडरल तो यूएस की है, तो बाकी जो अदर कंट्रीज हैं, यहाँ पर बैंक किसके लिए आ रहा है? कंट्रीज के लिए आ रहा है. अदर सेंट्रल बैंक्स, अदर जो कंट्रीज हैं, मे नॉट फॉलो सूट. फॉलो सूट का मतलब होता है कि आप किसी को फॉलो करते हो. उसने सूट पहना, आपने भी सूट पहन लिया. ऐसे मान लो इसको कि एक पर्सन है वो पार्टी में सूट पहन के जा रहा है, तो आपने चलो मेरा दोस्त सूट पहन रहा है तो मैं भी सूट पहन लेता हूँ. तो यू आर जस्ट फॉलोइंग सूट. फॉलो सूट मतलब उसने जैसा किया वैसा ही आप करोगे. सो लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल. अभी तक जो बात समझ में आई है वो ये आई है कि डिसइन्फ्लेशन जो है वो हिट हुआ है एक हर्डल से, उसको प्रॉब्लम आई है डिसइन्फ्लेशन को, और उसको देखते हुए यूएस ने कहा कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी हम स्टडी रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करेंगे. चेंज नहीं करेंगे का मतलब ये है कि उसको कम नहीं करेंगे, है ना. ये अपन को इन्फर करना पड़ेगा कि चेंज नहीं करेंगे का मतलब है कि उसको कम नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रेट वैसी ही रहेगी. एज वॉज एक्सपेक्टेड, जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था. ऑन वेंसडे को द यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस का जो फेडरल रिजर्व जो बैंक है, मेन बैंक जो सेंट्रल बैंक है यूएस का, वोटेड, उन्होंने वोट किया है टू कीप इंटरेस्ट रेट स्टडी, कि इंटरेस्ट रेट को है वैसी ही की वैसी रखी जाएगी. एज बिकॉज, क्यों? बिकॉज इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड. इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, वो एलिवेटेड रही. एलिवेटेड मतलब बढ़ी हुई रही. एलिवेट मतलब बढ़ना. एलिवेटर होता है ना जो आपको ऊपर ले जाता है, तो बढ़ी हुई रही. रिमेन्स एलिवेटेड, रिमेन एलिवेटेड, एलिवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है. हर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है. सो एलिवेटेड
बढ़ी हुई रही एंड अनसर्टेनिटी परसिस्ट, और जो अनिश्चितता है वो बनी रही, पहले से भी बनी हुई थी, लोगों को पता नहीं था इन्फ्लेशन कम होगा, डिसइन्फ्लेशन अपन लेंगे नहीं लेंगे, जाएगा नहीं जाएगा, लोगों में अनसर्टेनिटी थी एंड दैट अनसर्टेनिटी परसिस्ट, वो बनी रही ओवर द, किसको लेकर के अनसर्टेनिटी बनी रही, ओवर द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ये जो इस तरीके से जाएगा ऊपर या इस तरह से नीचे जाएगा या पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ट्रेजेक्ट्री होता है एक फ्लो, अपनी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री होती है, तो पर्सन की लाइफ की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, हमेशा अपवर्ड रही है या डाउनवर्ड रही है, जो एक दिशा होती है उसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है उसकी जो दिशा थी, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी, उसको लेकर के अनसर्टेनिटी थी कि इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या ऊपर ही जाता रहेगा, उसकी अनसर्टेनिटी परसिस्ट रही, इस वजह से क्या किया गया, अनसर्टेनिटी परसिस्ट रही और इन्फ्लेशन जो था वो एलिवेटेड रहा, इस वजह से बिकॉज यूएस के फेडरल रिजर्व ने क्या वोट किया कि इंटरेस्ट रेट को स्टडी रखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट लोगों को जो लोन देते हैं और उसके बदले में जो उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है उसको उतना ही रखेंगे, यानी कि अभी वो हाई है और हाई ही रहेगा। ये अपन को थोड़ा इकोनॉमी का नॉलेज होगा तो खुद से समझ में आ सकता है अपन को कि इंटरेस्ट रेट हाई है और हाई रहेगी। द फेडरल फंड्स, जो फेडरल का जो फंड रेट है, द फेडरल फंड्स रेट रिमेन्स, फेडरल की जो फंड रेट है वो रिमेन रहती है एट 5.25 से 5.5% जो है उसकी फेडरल की फंड रेट है। इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई, इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। एक्नॉलेज्ड फेड चेयर जेरोम पावेल। सिर्फ ये जो इन्वर्टेड कॉमा में जब भी आता है ना, इसका मतलब किसी पर्सन ने जो कहा है एग्जैक्ट वही आपको लिखा हुआ मिल रहा है, एग्जैक्टली उसने यही कहा था, इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई, और किसने कहा था, पावेल ने कहा था। कौन है ये, फेड चेयर पर्सन है ये। और एक्नॉलेज का मतलब होता है मानना, स्वीकार करना, नॉलेज में लेना, तो आपने मान लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है, वो भी स्वीकार करते हैं कि इन्फ्लेशन इज स्टिल टू हाई, इन्फ्लेशन अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। डेटा है रिलीज्ड बाय द यूएस लेबर डिपार्टमेंट, डेटा जो यूएस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज किया गया था, हैड प्रीवियसली शोन, उसने पहले ही शो कर दिया था, दैट इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई पर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई से मेजर किया गया, वो इन्फ्लेशन रोज, वो इन्फ्लेशन क्या है, बढ़ा है, वो इन्फ्लेशन बढ़ा है, रोज टू 3.5% इन मार्च में क्या हो गया है, वो 3.5% हो गया है मार्च में, अप फ्रॉम 3.2% द मंथ बिफोर, मतलब जस्ट उससे पहले वाला जो मंथ था उस समय ये 3.2 था, वो कि कौन सा हो सकता है, फरवरी, फेब में 3.2 था, नाउ इट इज 3.5। सो ये कह रहा है कि जो डेटा रिलीज्ड बाय द यूएस लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो डेटा रिलीज हुआ है, उस डेटा ने ये प्रीवियसली शोन कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि जो इन्फ्लेशन है वो मेजर हुआ है, जो कि सीपीआई के द्वारा सीपीआई पर मेजर हुआ है, वो इन्फ्लेशन रोज हो गया 3.5%, रोज टू 2 आता है जब आप एक, जैसे मैं कहूं कि ए टू बी, तो 2 आता है डेस्टिनेशन के लिए, अगर कोई बस है वो जयपुर टू बीकानेर जाएगी तो उस बस पे लिखा होगा, जयपुर से रवाना होगी बीकानेर जाएगी तो जयपुर टू बीकानेर, और अगर बीकानेर से रवाना होकर जयपुर आएगी तो बीकानेर टू जयपुर, तो डेस्टिनेशन जो है वो 2 के बाद आता है, तो रोज 2 फीलिंग लाउड 2 को लेके कि एक डेस्टिनेशन के लिए लेके जाएगा, रोज टू 3.5%, इसका मतलब 3.2 से 3.5 आया है, तो 3.52 रोज टू 3.5% इन मार्च, अप फ्रॉम, शुरुआत जहां होती है वो फ्रॉम होता है, तो आप ये भी कह सकते हो फ्रॉम जयपुर टू बीकानेर, फ्रॉम जयपुर टू बीकानेर, फ्रॉम जहां से शुरुआत, टू जहां पर जाएगा, रोज टू 3.5% इन मार्च, अप फ्रॉम 3.2% द मंथ बिफोर, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस जो है उसको बढ़ाते हुए, जो एक्सपेक्टेशन सोचा था उससे ऊपर चला गया, सोचा नहीं था कि 3.5 तक जाएगा, सोचा था कि 3.2 है तो कोई कम ही हो सकता है, 3.0 हो जाएगा या बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3.3 हो जाएगा, लेकिन वो तो 3.5 चला गया। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन जो है उनको बढ़ा, एक्सीड करते हुए, एक्सीड का मतलब एक होता है इंक्रीज, एक होता है एक्सीड। एक्सीड का मतलब पहले से सोच रखा था वो बढ़ गया तो एक्सीड कर गया, और अगर पहले से सोचा हुआ नहीं है, ऐसे ही इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज हुआ है,
पहले से सोच रखा था और उसको बढ़ा दे या उससे आगे निकल जाए तो एक्सीड हो जाता है। दिस इंडिकेट्स, ये दिस किसके लिए आ रहा है कि ये जो 3.52 से 3.5 पहुंच गया, दिस इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है दैट द लास्ट माइल ऑफ डिसइंफ्लेशन इज प्रूविंग टू बी डिफिकल्ट, कि जो अंतिम क्षण है, लास्ट माइल को आप किसी भी तरह से बोल सकते हो, अंतिम क्षण है डिसइंफ्लेशन के, या जो लास्ट बस होने ही वाला था डिसइंफ्लेशन, उससे पहले की जो सिचुएशन थी वो लास्ट माइल है, कि वो जो लास्ट माइल है डिसइंफ्लेशन का कि बस होने ही वाला था, इज प्रूविंग टू बी डिफिकल्ट, वो बहुत अब मुश्किल जो है वो प्रूव हो रहा है, डिफिकल्ट प्रूव हो रहा है। एज द फेड ऑल्सो नोट्स, एज फेड, ये फेड यूएस का जो फेडरल बैंक है वो नोट करता है, वो नोटिस में लाता है, क्या नोटिस में लाया उसने, कि इन रीसेंट मंथ्स, इन महीनों में, अपन कहते हैं ना इन महीनों में, इन रीसेंट मंथ्स, इन दिनों में, इन रीसेंट डेज, तो इन रीसेंट मंथ्स, इन महीनों में, इन महीनों में कौन से, जो अभी बीते हैं, इन महीनों में देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फर्दर प्रोग्रेस, एक प्रोग्रेस जो अपन एक्सपेक्ट कर रहे था ये फेड, फर्दर प्रोग्रेस मतलब पहले से प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन अब उस फर्दर प्रोग्रेस जो एक्सपेक्ट किया गया था कि और प्रोग्रेस होगी, उसमें कमी आ गई। तो पहले से प्रोग्रेस, देखो ये सेंटेंस या ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज बहुत कुछ बोल रहा है। पहले तो ये बोलता है कि फर्दर प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस तो पहले हो रही थी, अब ये सोचा था कि और प्रोग्रेस भी होगी, लेकिन उसमें कमी आ गई, लैक मतलब कमी हो गई। तो देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फर्दर प्रोग्रेस, देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फर्दर प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस किस तरफ जा रही थी, टुवर्ड्स द कमिटीज 2% इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव, कि कमिटी ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि जो इन्फ्लेशन है उसको हम 2% में लाके रख देंगे, कि भाई 3.3 चल रहा है, 3.2 चल रहा है, और हम ये मानते हैं कि आने वाले टाइम में इसको 2 पे लाके छोड़ देंगे। जैसे अपन भी बोलते हैं, हमारे भी गवर्नमेंट बोलती है कि आने वाले 3 महीनों में, 6 महीने में हम जो है उसको 2% में ले आएंगे। तो इसको लाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, वो जो काम करना था, वो जो प्रोग्रेस करनी थी, उसमें कमी आई है। देयर हैज बीन अ लैक ऑफ फर्दर प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कमिटीज 2% इन्फ्लेशन ऑब्जेक्ट, कमिटी का जो 2% लाने का ऑब्जेक्ट था, इन्फ्लेशन को 2% लाने का जो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट में जो प्रोग्रेस चल रही थी, उस प्रोग्रेस में कमी आई है। और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब फेड खुद बोला है ये बात, फेड जो बैंक है वो खुद इस बात को नोटिस में ले रहा है कि हाँ भाई कमी आई, सोचा था कर नहीं पाए, कर नहीं पाए ये, या गवर्नमेंट, वो अपन को पता नहीं। इन्फ्लेशन डेटा फॉर अप्रैल विल बी रिलीज्ड ऑन May 15, तो मार्च तक का बता दिया इसने, मार्च में 3.5 है, अप्रैल का जो है वो मई में रिलीज होगा, ऑफ कोर्स एक महीने बाद ही रिलीज होता है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस साल के शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस साल के शुरू में, देयर वर एक्सपेक्टेशंस, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, भावनाएं थी, संभावनाएं थी कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा। देयर वर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मल्टीपल रेट कट्स बाय द फेड दिस ईयर, क्या एक्सपेक्टेशन थी कि मल्टीपल रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन थी, कि भाई पहले 3.5 था, अब जैसे 3.2 था, सॉरी पहले 3.2 था, 3.2 था, फिर ये सोचा कि भाई ये 3 में जाएगा, फिर 2.5 में जाएगा और 2 में जाएगा। तो इस तरह से वो फेड अपना हिसाब से कट लगा रहा था कि ऐसा होगा वैसे होगा, लेकिन उल्टा क्या होगा, ये तो आगे बढ़ गया, 3.5 हो गया। सो देयर वर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मल्टीपल रेट कट्स बाय द फेड दिस ईयर, इन फैक्ट हकीकत में तो द फेड डॉट प्लॉट, फेड का जो डॉट प्लॉट था, डॉट प्लॉट क्या होता है कि ऐसे डॉट लगा देते हैं, जैसे अगर अपन स्केल यहाँ लिखें कि 1 है, 1.5 है, 2, 2.5, 3, 3.5 और भी बहुत बीच में होते हैं, पर एक बार मान लेते हैं ऐसे है, तो वो डॉट लगा देते हैं कि भाई मार्च में, जैसे नीचे लिखा हुआ है जैन, फेब, मार्च, तो मार्च में ये डॉट लगा दिया, फेब के, अब फेब में ये डॉट लगा दिया, और अप्रैल में ये डॉट लगा दिया कि भाई अप्रैल आगे आएगा तो अप्रैल में ये डॉट लगा दिया कि भाई अभी इतना है, फिर इतना हो जाएगा, फिर इससे कम हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा। तो ये जो डॉट लगाते हैं उसको ये कह रहा है कि इन फैक्ट द फेड का जो डॉट प्लॉट है हैड पॉइंटेड टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी, वो किस तरफ पॉइंट कर रहा था, किस तरफ पॉइंट कर रहा था, उस संभावना को पॉइंट कर रहा था, टुवर्ड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 रेट कट्स, वो तो ये पॉसिबल कर रहा था कि 3 रेट कट होंगे नीचे की तरफ, कि एक 3 में जाएगा, एक 2.5 में जाएगा और फिर हम 2 में पहुंचा देंगे, ऐसे जो है वो पॉइंट कर रहा था। इनफैक्ट असल में तो फेड ने तो ऐसा सोचा था। हाउएवर, हालांकि विद अनसर्टेनिटी ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को लेकर के जो अनसर्टेनिटी है, विद अनसर्टेनिटी ओवर इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन को लेकर जो अनसर्टेनिटी है उसको साथ में रखें, विद उसको साथ में रखें, तो अपन क्या देखते हैं कि नॉट ओनली हैज द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स बीन पुश्ड बैक,
कि जो टाइमिंग होती है ना, कि हम टाइम बताते हैं कि भाई आज 15 दिन बाद हम बताएंगे, तो एक टाइम दे दिया, 15 दिन बाद एक रेट कट लगाएंगे, वो रेट कट लगा दिया माना 3.0 में, फिर कहा गया कि 15 दिन बाद एक और लगाएंगे, तो फिर वो बना दिया 3, फिर कहा 15 दिन बाद और बताएंगे। तो ये जो टाइम बता रहे हैं उसमें कमी आ गई। उसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि भाई अभी नहीं बताएंगे, तो भाई न्यूज़ वाले जाएं कि आप तो कह रहे थे 15 दिन बाद बताओगे, क्यों नहीं बता रहे, कि नहीं अभी नहीं बताएंगे, अभी 20 दिन बाद बताएंगे, थोड़ा और देखने दो, अभी समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी हो रखी है। सो हाउएवर विद अनसर्टेनिटी ओवर इन्फ्लेशन, नॉट ओनली हैज द टाइमिंग ऑफ द रेट कट की जो टाइमिंग सोची गई थी कि 15-15 दिन में बता देंगे, वो पुश्ड बैक, वो पीछे चली गई, अभी और टाइम ले रहे हैं। बट देयर हैज ऑल्सो बीन अ स्केलिंग डाउन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कट, कि रेट कट का जो मैग्नीट्यूड था ना, जो उन्होंने सोचा था कि 3 के बाद सीधा ही 2.5 लाकर सीधा ही 2 करके खत्म कर देंगे बात को, ये जो मैग्नीट्यूड था इसमें भी क्या हो गई है, इसमें भी स्केलिंग डाउन हो गया, इसमें भी कमी आ गई। अभी इनको ये नहीं लगता कि 3 से 2.5 हो जाएगा, इनको लगता है शायद 3 से अब काफी टाइम तक 3 रहे, फिर शायद 2.8 हो, फिर 2.5 हो, मैग्नीट्यूड जो था वो भी कम हो गया। नॉट ओनली हैज द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स बीन पुश्ड बैक, ना सिर्फ जो टाइमिंग है वो पीछे चला गया, बट देयर हैज ऑल्सो बीन ए स्केलिंग डाउन ऑफ द मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड था, जो सोचा गया था कि भाई इतना इतना कम कर देंगे, वो भी क्या हो गया, कम हो गया, स्केल डाउन हो गया। और किसका मैग्नीट्यूड था, रेट कट का जो मैग्नीट्यूड था कि इतना इतना हम कम करेंगे, 0.5 से हम कम करके सीधा 2 पे ले आएंगे, वो मैग्नीट्यूड कम कर दिया। अब देखो इसमें कोई ग्रामर है, इसमें ग्रामर क्या है, जब आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हो एंड इफ दैट सेंटेंस स्टार्ट्स विद एन एडवर्ब, दैट हैज टू बी नेगेटिव एडवर्ब। एक नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, और अगर नेगेटिव एडवर्ब नहीं समझ में आ रही तो एक बार यही मान लो कि नेगेटिव कोई वर्ड आएगा उससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि नॉट हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया। तो अपन एक काम करते हैं ग्रामर का, वो होता है इन्वर्जन का टॉपिक आता है, इन्वर्जन कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स मतलब क्या होता है, इधर का उधर, उधर का इधर कर देना। कैसे मतलब, भाई अपन ने कहा कि सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है, इस वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। इनवर्स ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले ले आओ, सब्जेक्ट बाद में ले आओ। ये कब करते हो, जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो। जैसे मैंने कहा कि आई हैव ईटन माई डिनर, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या कह दूंगा, हैव आई ईटन, हैव आई ईटन, ये क्वेश्चन बन गया। तो ये क्या किया मैंने, हैव आई, ये इन्वर्जन किया है। तो इन्वर्जन क्या होता है, जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्जन करते हैं। आप सब करते हैं, बस आपको शायद ये टर्म नहीं पता होगी, इन्वर्जन, इन्वर्स कर देते हैं आप। बट इन्वर्जन और भी बहुत जगह होता है अपार्ट फ्रॉम दिस इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अलावा भी होता है, दैट कब होता है, जब आप नेगेटिव से वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे नेवर, आपने गेम खेला होगा, नेवर हैव आई एवर, है ना, नेवर हैव आई एवर, इस टाइप का गेम होता है जिसमें आप बताते हो आपने कभी पहले कुछ नहीं किया। तो उसको क्यों अपन नेवर, फिर उसके बाद हैव आई एवर, हैव आई क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये इन्वर्जन हो गया है, क्योंकि आपने सेंटेंस की शुरुआत किससे करी, नेवर से। वैसे इस सेंटेंस को देखो, नॉट ओनली हैज द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स बीन पुश्ड बैक, बट देयर हैज आल्सो बीन स्केलिंग डाउन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कट्स। ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें 2 सेंटेंसेस इनबिल्ट है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, नॉट ओनली हैज द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स हैज बीन पुश्ड बैक, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, देयर हैज आल्सो बीन ए स्केलिंग डाउन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कट्स, यहां तक दूसरा सेंटेंस। अब जो फर्स्ट सेंटेंस है, उस सेंटेंस की शुरुआत में कौन बैठा है, नॉट, तो अपन ने क्या कर दिया, हैज को पहले लिया है, टाइमिंग को पीछे लिया है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टाइमिंग क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए ना, द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स हैज बीन पुश्ड बैक, यही तो होगा, द टाइमिंग ऑफ द रेट कट्स हैज बीन पुश्ड बैक। लेकिन आप हैज को पहले लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि आपने सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से कर दी, नेगेटिव वर्ड से कर दी। नाइदर भी अगर आता है तब भी होता है। सेकंड जो सेंटेंस है, देयर हैज आल्सो बीन ए स्केलिंग डाउन, यहां पर आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत में बट बैठा है, बट नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो यहां इन्वर्जन नहीं करना, यहां वैसे ही रहेगा, देयर हैज आल्सो बीन अ स्केलिंग डाउन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट कट्स। तो ये ग्रामर में पढ़ते हैं अपन, डोंट वरी। बट जब इस टाइप के स्ट्रक्चर आपके न्यूज़पेपर में और व्हाटएवर यू गाइज आर रीडिंग, अगर ऐसा सामने आता है, देन यू हैव टू स्टॉप, गिव इट अ मोमेंट, है ना, उसको एक क्षण दो, थोड़ा थॉट दो अपनी, और नोटिस करो कि हाँ ये वो ग्रामर का रूल पढ़ा था, ये उससे रिलेट कर रहा है। Anyway, good. So, cuts are only likely to materialize when there is a greater confidence on the trajectory of the inflation. ये कह रहा है जो कट आप लगाते हो ना कि 3% चला जाएगा, फिर 2.5 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ये तभी हकीकत में आते हैं। मेटेरियलाइज मतलब हकीकत में आना। मेटेरियल क्या होता है, हकीकत होती है ना, मेटेरियल तो जो भी मेटेरियल होता है वो हकीकत होती है। तो मेटेरियलाइज मतलब किसी चीज का हकीकत में आना। सो वो हकीकत में तभी आ सकता है, लकली मतलब पॉसिबल,
लाइकली मतलब पॉसिबल, वो तभी आ सकता है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब देयर इज ग्रेटर कॉन्फिडेंस ऑन द ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन। आपको इन्फ्लेशन का की दिशा किस में जाएगी, इन्फ्लेशन की दिशा क्या होगी, अगर आप उसमें ग्रेटर कॉन्फिडेंस में हो तो ही आप जो कट है उसको हकीकत में उतार सकते हो। आपको 100% पता है कि भाई इन्फ्लेशन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे डाउन जाएगा, फिर अप चला जाएगा, फिर वापस डाउन जाएगा और फिर पूरे 2 साल डाउन ही रहेगा, तो आप जो कट लगाते हो ना वो हकीकत में उतर सकते हैं, वरना नहीं जाते। द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इन द यूएस इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी में अभी कैसा मोमेंटम आ रखा है, कैसे क्षण आ रखे हैं, कैसी गति आ रखी है, स्ट्रॉन्ग आ रखी है, अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है यूएस का इकोनॉमी, जो यूएस का इकोनॉमी अभी बहुत ग्रो कर रहा है और उसका मोमेंटम कैसा है, ग्रोथ वाला मोमेंटम है। उसके बाद देखो इसने ये लगाया है और यहां पर एंड होता है। जब आपको ऐसे डैश मिल जाए ना तो मान लेना कि अभी सेंटेंस को इसने पॉज दिया है, जो कुछ भी ये कहना चाहता है अब वो बाद में कहेगा। पहले उसने ये जो बात बोली ना ग्रोथ मोमेंटम यूएस में आ रखा है, उसका एग्जाम्पल दे रहा है ये यहाँ पे, इसका ये क्या दे रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है। और जब एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे तब ये वापस इस तरह से डैश लगाएगा, फिर सेंटेंस को कंटिन्यू करेगा। तो अब ये बताएगा कि ग्रोथ मोमेंटम कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों मान ले। एज पर द फेड, फेड खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब देखो इन्वर्टेड कॉमा में आ रहा है, इसका मतलब फेड ने खुद ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया है। क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज कॉन्टिन्यूड टू एक्सपेंड एट अ सॉलिड पेस, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है यूएस की वो लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और किस गति से बढ़ रही है, सॉलिड पेस, पेस मतलब गति, अच्छी खासी गति से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। पहली बात कॉमा लगा रहा है। दूसरी बात फिर से फेड बोलता है कि तो वो बोलता है जॉब गेन्स हैव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, जॉब जो है उन जो जॉब गेन्स हो रहा है, जॉब लोगों को जो मिल रही है, हैव रिमेन्ड स्ट्रॉन्ग, वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, लोगों को बहुत जॉब मिल रही है। एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रिमेन्ड लो, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लो है। इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, इसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा है, इसका मतलब वो मार्केट में जाकर के जब चीजें खरीदेंगे तो वो सोचेंगे नहीं दोबारा, और जब वो इतने सारे लोग मार्केट में आएंगे तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। तो वो यहां पर ये बात बोल रहा है कि द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम इन द यूएस इकोनॉमी प्रोवाइड्स, अब यहां से इसने सेंटेंस स्टार्ट किया वापस, प्रोवाइड्स रूम टू द फेड टू थिंक टू कीप रेट्स हायर फॉर लॉन्गर। ये जो यूएस इकोनॉमी में जो ग्रोथ आया है, इसने रूम दे दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है किसको, फेडरल गवर्नमेंट को, सॉरी फेडरल बैंक को, क्या करने के लिए, कि वो अपनी रेट को हायर रख ले, फॉर लॉन्गर, थोड़ा और हायर रख ले। अब यहां पे रेट कौन सी, इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। इन्फ्लेशन रेट तो फेड के हाथ में थोड़ी है, वो तो किसी के हाथ में नहीं है। इंटरेस्ट रेट जो है ना, लोगों को लोन देते हैं, उस लोन पे जो इंटरेस्ट लेते हैं उसको भी हायर रखो, ताकि लोग जो है वो लोन कम ले, जिसको बहुत जरूरत है वही लोन ले, नहीं तो सब लोन ले लेंगे तो फिर मार्केट में जाकर खरीदारियां शुरू कर देंगे। वो इसको हायर रख ले, क्यों हायर रख ले, क्योंकि ग्रोथ हो रखी है ना इकोनॉमी की। और देखो आपके एग्जाम में ग्रामर का जो क्वेश्चन आता है, या अगर क्लोज टेस्ट आता है तो इसी तरह से आता है, इस तरह का एक पूरा सेंटेंस होगा जो यहां पर जाकर के खत्म होगा, लॉन्गर, यहां पर वो खत्म हो रहा है। ये जो प्रोवाइड्स है ना वो इसको प्रोवाइड कर देगा। क्यों प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहां पर है द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंट इन द, ये मोमेंट जो है ना, मोमेंट, ये मोमेंट की वजह से प्रोवाइड्स है। मोमेंट किसका है, ग्रोथ का है, कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वही है, तो आर्टिकल दी लगा रखे डिटरमिनर, इस पूरे को तो हटा दो, ये तो क्या इस मोमेंट को फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसका कि मोमेंट कैसा है, मोमेंट की वजह से प्रोवाइड्स है। अब आपके एग्जाम में इतना दूर होता है, सब्जेक्ट यहां होगा, वर्ब यहां होगी, आपका मोमेंटम खुद का छूट जाएगा तो फिर ये भी चला जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखें रीड करते समय, इस तरह से आप एक दो बार खुद से भी ट्राई करें इसी आर्टिकल को, और फिर कंटिन्यू वीडियोस देखते रहो, इसी तरह से रीड को, अपनी रीडिंग स्किल्स को जो है वो इंप्रूव करते हो, देन वन डे यू विल बी डूइंग दिस। सो रूम टू, हाँ, तो ये इसने बता दिया कि जो फेड है वो खुद कह रहा है कि भाई अभी तो हायर रखेंगे, रख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो ग्रोथ बढ़ रहा है। अच्छा, फेड खुद कह रहा है ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सॉरी, फेड ने सिर्फ इतनी बात बोली है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से चल रही है, लोगों के पास जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत लो है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फेड के पास कि वो जो है वो इसको हायर रख सकता है। पैसेज ने ऐसी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है कि फेड खुद भी बोला है कि भाई हम ऐसा करेंगे। ध्यान रखना, आपके जो पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें पैसेज की इंफॉर्मेशन में ही रहना है आपको, अपनी तरफ से नहीं लगानी, बस अपनी नहीं लगानी, दैट्स इट। However, हालांकि while actions of the US Fed do tend to reverberate across the world, हालांकि when actions, while और यहां पे when का काम कर रहा है कि जब actions of the US Fed, जब US Fed का कोई एक्शन होता है,
जब एक्शंस ऑफ द यूएस फेड डू टेंड टू रिवर्बरेट, रिवर्बरेट मतलब इको, एको आता है ना, आपने इधर उधर से आपको सुनाई देती है आवाजें, रिवर्बरेट मतलब वो हर जगह उसकी आवाज सुनाई देती है। तो यूएस फेड का जो एक्शन है वो रिवर्बरेट करता है। रिवर्बरेट करने का मतलब है वो हर जगह उसकी आवाज सुनाई देती है कि यूएस ने ये कर दिया, देखो यूएस ने ये कर दिया, देखो यूएस ने ये कर दिया। और फिर उससे क्या होता है, अदर जो गवर्नमेंट्स होती है, अदर जो बैंक्स होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं कि भाई यूएस ने ये कर दिया तो चलो हम भी अब ये कर देते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है हाउएवर व्हाइल एक्शंस ऑफ द यूएस फेड का जो एक्शन है डू टेंड टू रिवर्बरेट, टेंड टू मतलब लाइकली होता है, पॉसिबल है ऐसा कि जब जब यूएस अपना कोई एक्शन लेगा वो एक्शन चारों तरफ सुनाई देगा। इसका मतलब लोग उसको लेकर के डिसीजन लेंगे। रिवर्बरेट अक्रॉस द वर्ल्ड, रिवर्बरेट का मतलब चारों तरफ उसकी आवाज आना। इसका मतलब लोग उससे इफेक्ट होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लोग कौन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर कंट्रीज है, कंट्रीज जो है वो उससे प्रभावित होती है। नॉट ऑल सेंट्रल बैंक्स आर लाइकली टू डिले कटिंग इंटरेस्ट रेट्स। नॉट ऑल सेंट्रल बैंक्स, सारे के सारे सेंट्रल बैंक जो हैं वो आर नॉट ऑल सेंट्रल बैंक्स। यहाँ पे सेंट्रल बैंक कौन आ गई, कंट्रीज आ गई है। हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो सेंट्रल बैंक्स में कंट्रीज आ रही है कि नॉट ऑल कंट्रीज आर लाइकली टू डिले, कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल जो यूएस का फेड है वो कह रहा है कि हम अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं करेंगे तो बाकी भी कम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉट ऑल सेंट्रल बैंक्स आर लाइकली टू डिले कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, कि वो भी अपना जो इंटरेस्ट रेट को कट करना है वो डिले कर देंगे कि भाई अभी उसने नहीं किया, हमने नहीं किया। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इनफैक्ट हकीकत यह है कि द डायनामिक्स अक्रॉस मेजर इकोनॉमिक्स, जो डायनामिक्स मतलब सोच, हाउ पीपल बिहेव, हाउ अ ग्रुप बिहेव, तो डायनामिक अक्रॉस मेजर इकोनॉमिक, मेजर इकोनॉमिक्स की जो सोच है, अगेन यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंट्रीज ही आ रही है, जो हर एक कंट्रीज की अपनी इकोनॉमी है और उसकी कंट्रीज की इकोनॉमी की जो सोच है मे बी डाइवर्जिंग, वो अलग अलग हो सकती है। यूएस कह सकता है कि मैं कट करूंगा एंड देन इंडिया कहता है कि नहीं हम तो कट नहीं करेंगे। डाइवर्स कहते हैं ना, ट्रैफिक डाइवर्ज हो गया, डाई मतलब टू, दो रास्ते निकल गए, एक इधर एक उधर, तो डाइवर्ज हो गया, डाइवर्जिंग, मे बी डाइवर्जिंग, सोच जो है वो मे बी डाइवर्जिंग अलग अलग हो सकती है। क्रिस्टीन लेगार्ड, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो क्रिस्टीन लेगार्ड है ये प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, हैज स्ट्रांगली असर्टेड, उन्होंने जोर देके कहा, असर्ट मतलब जोर देके कहना, स्ट्रांगली असर्टेड, लोगों को बात मनाने के लिए आप जोर देके जो कहते हो, स्ट्रांगली असर्टेड दैट द बैंक इज डेटा डिपेंडेंट नॉट फेड डिपेंडेंट। ये द बैंक इसके लिए आ रहा है, पर्टिकुलर द लगा रहा है ना, अपनी बैंक के लिए कह रही है। हमारा जो बैंक है, द बैंक इज डेटा डिपेंडेंट नॉट फेड डिपेंडेंट। बैंक जो है वो डेटा डिपेंडेंट है, फेड डिपेंडेंट नहीं है। हमारे पास जो डेटा आएगा हम उस पर भरोसा करेंगे, ना कि फेडरल ने जो कर दिया या कि यूएस ने जो कर दिया उसको करेंगे। द बैंक इज डेटा डिपेंडेंट नॉट फेड डिपेंडेंट। देयर आर इंडिकेशंस, यहां पर कुछ इंडिकेशंस हैं ऑफ द यूरोजोन सेंट्रल बैंक। यूरोजोन जो है उसका जो सेंट्रल बैंक है उसके कुछ इंडिकेशंस हैं। क्या इंडिकेशंस हैं? लाइकली टू बिगिन कटिंग रेट्स इन जून, वो शायद जून में कट कर दें। लाइकली टू बिगिन, शायद कट कर दें, लाइकली टू बिगिन, टेंड टू, लाइकली टू, इनका मतलब यही होता है। लाइकली यहां पर भी आया है कि ऐसा होना, लाइकली टू, शायद, लाइकली विनर्स। लाइकली विनर्स कौन से? जो शायद जीत जाएं, प्रॉमिसिंग, इस बार जो जीतेंगे, प्रॉमिसिंग तो खैर अलग हो जाएगा। लाइकली टू बिगिन कटिंग रेट्स इन जून, कि ऐसा है शायद कि वो जो है अपनी रेट कट कर दें। कौन? यूरोजोन सेंट्रल बैंक, यूरोजोन का जो सेंट्रल बैंक है वो। ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, देयर आर इंडिकेशन, ऐसे इंडिकेशंस हैं। देयर आर ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस, ऐसी संभावनाएं भी हैं, एक्सपेक्टेशंस भी हैं, ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड को लेकर के ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो भी कट करेगा कटिंग रेट्स बिफोर द फेड से पहले, यानी यूएस के फेड से पहले जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी कट कर सकता है अपनी इंटरेस्ट रेट को। इन्फ्लेशन इन द यूके मॉडरेटेड टू 3.2% इन मार्च। जो यूके का जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हो गया, मॉडरेट मतलब ना ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा कम हुआ है, 3.2 में वो रुका हुआ है, मॉडरेटेड हो गया 3.2% में इन मार्च में, डाउन फ्रॉम 3.4% इन फरवरी, यानी 3.4% में वो फेब में था और मार्च के अंदर क्या हो गया, वो 3.2 हो गया। और मॉडरेट कह रहा है वो, उसको कम नहीं है, इतना भी कम नहीं हो गया कि खुश हो जाओ, मॉडरेट है कि हाँ ठीक है 3.2 हो गया, लेकिन अभी भी इतना कम नहीं हुआ। इन द लास्ट मीटिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी इंडिया पर आ रहा है कि जो आरबीआई की एमपीसी बैठी थी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी थी, उसकी लास्ट मीटिंग में
हैड वोटेड, ये वोट हुआ है टू कीप इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज, हमने भी ये कहा है कि हम भी इंटरेस्ट रेट को जो है वो अनचेंज रखेंगे। द एमपीसी ऑल्सो फेसेस अ कनंड्रम, कनंड्रम मतलब कंफ्यूजन, कनंड्रम मतलब कंफ्यूजन, ये हाईलाइट नहीं हुआ, कनंड्रम मतलब कंफ्यूजन, कनंड्रम मतलब कंफ्यूजन। अभी जो है एमपीसी है उसको भी कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम्स हैं। फूड इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड, फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ा हुआ है, फूड इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड व्हाइल कोर इन्फ्लेशन रिमेन सबड्यूड, कोर इन्फ्लेशन जो है वो सबड्यू है, वो कम हुआ। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब फूड को और ऑयल को हटा दो, फूड पेट्रोल और ऑयल जो होते हैं ना इनको हटा दो, क्यों, क्योंकि ये फूड लिखना था, फॉयल लिख दिया। फूड जो होता है, फूड पेट्रोल, इनके जो प्राइस होती है ना ये फ्लक्चुएट बहुत होती है। ईरान ने हमला कर दिया, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए या ऑयल के प्राइस बढ़ गए, है ना, अचानक से प्याज नहीं मिल रहा तो फिर फूड के प्राइस बढ़ गए, तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुअल होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बहुत इनका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये कोर इन्फ्लेशन में नहीं रखे जाते, नहीं तो फिर कभी पता ही नहीं चल पाएगा एग्जैक्टली इन्फ्लेशन है क्या। सिर्फ प्याज की वजह से पूरे कंट्री का इन्फ्लेशन थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं, या ऑयल की वजह से नहीं कर सकते, तो कोर इन्फ्लेशन के अंदर इनको हटा दिया जाता है। और बाकी जो दूसरा बता है उसको हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि वो इन्फ्लेशन जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन बना देता है, तो प्याज हो गया, ऑयल हो गया, है ना, ये सब फूड के जो होते हैं ये ही हेडलाइन बनाते हैं मोस्टली, तो वो होते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक होता है कोर इन्फ्लेशन। तो ये कह रहा है कि फूड इन्फ्लेशन इज एलिवेटेड, फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी कम ही है, सबड्यूड मतलब कम। एंड विद द आरबीआई प्रोजेक्टिंग इन्फ्लेशन एट 4.5% इन 2024-25, कि आरबीआई ने प्रोजेक्ट किया है, ये बताया है इन्फ्लेशन क्या रहने वाला है 2024-25 में 4.5%, उस सोच के साथ, इस बात को माइंड में रखते हुए कि आरबीआई ने ये कहा है कि 2024-25 में 4.5% रहेगा इन्फ्लेशन। रियल इंटरेस्ट रेट्स आर एट 2%, रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, 2% है, विच माइट बी कंसिडर्ड एक्सेसिव, अभी भी उसको क्या कंसिडर किया जा सकता है कि ये एक्सेसिव है। भाई 4.5% इन्फ्लेशन है और इधर इंटरेस्ट रेट क्या है, 2% है, यानी कि अगर आपने मार्केट में 1000 रुपीज़ लगाए हैं तो 2% तो आपको क्या लगेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर आपने लोन लिया है तो 2% आपको देना पड़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन क्या है, वो 4.5% है। वाइल देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मॉनसून, हालांकि देयर आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ मॉनसून, इधर मॉनसून जो है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस है, बीइंग अबव नॉर्मल, एक्सपेक्टेशन कैसी है कि वो अबव नॉर्मल रहेगा इस बार मानसून, दिस ईयर, इस साल। क्लैरिटी विल इमर्ज इन द कमिंग अ मंथ, हकीकत जो है, साफ साफ जो क्लैरिटी है वो तो आने वाले महीनों में सामने आएगी। तो हालांकि ये बात सही है, वाइल देयर आर एक्सपेक्टेशंस, हालांकि ये एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मानसून इस बार अच्छा रहेगा, क्लैरिटी तो तभी मिलेगी जब कुछ महीने निकल जाएंगे। ग्रेटर सर्टेनिटी ओवर द मानसून्स and the trajectory of food prices could provide space to the MPC to pivot. Greater uncertainty, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है किसको लेकर के, मॉनसून को लेकर के, और फूड प्राइस की दिशा को लेकर, ट्रेजेक्टरी की, फूड प्राइस कैसा रहेगा, ऊपर ही जाएगा या ऊपर जाके नीचे जाएगा, ये जो लाइन बनाते हो ना आप, यही ट्रेजेक्टरी होती है। सो दो एंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ फूड प्राइसेस की ट्रेजेक्टरी और मॉनसून को लेकर के जो ग्रेटर अनसर्टेनिटी है, इसको लेकर के इन दोनों चीजों ने क्या कर रखा है, इन दोनों ने प्रोवाइड कराया है, स्पेस प्रोवाइड किया है, यानी कि टाइम प्रोवाइड करवाया है किसको, एमपीसी को। एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि वो क्या कर दे, वो पिवट कर दे, पिवट मतलब चेंज कर ले, अपनी सोच को बदल ले। एक पॉइंट पर जब आप चेंज कर लेते हो अपनी, पिवट का मतलब होता है कोई पॉइंट, ये पॉइंट होता है, ये पिवट होता है। जैसे अपनी सीजर्स है ना, अपनी कैंची हो गई, तो वो क्या होती है, उसके दो होते हैं कि पिवट पे जुड़ी हुई होती है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको पिवट बोलते हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो अगर अब मैं यूं सीधा जा रहा हूं और अब मेरे को चेंज करना है, तो जैसे ही मैं चेंज करूंगा तो ये एक पिवट बन जाएगा ना, वो ये यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड स्पेस टू द एमपीसी टू पिवट, यहाँ पे वो चेंज कर सकती है अपने जो भी उसके डेटा है और जो भी उसके परसेंटेज नए देने वाली है वो, उसको लेकर के वो अपने डेट को चेंज कर सकती है। वोकैब करते हैं उसकी। सो द फर्स्ट वन इज लास्ट माइल, है ना, द लास्ट स्टेज इन ए प्रोसेस। एक प्रोसेस में जो लास्ट स्टेज होती है, बस खत्म होने ही वाला है, यहाँ अगर फिनिशिंग लाइन है तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस में लास्ट स्टेज होती है, दैट इज लास्ट माइल। द लास्ट माइल इज ऑलवेज द स्लोएस्ट, है ना, आप बहुत मेहनत करते हैं,
एंड 99% आपका काम हो चुका है, लास्ट का 1% जो है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, स्पीड कम हो जाती है, और देन यू अचीव दैट फिनिशिंग पॉइंट. सो लास्ट माइल, द लास्ट स्टेज इन ए प्रोसेस. द लास्ट माइल इज ऑलवेज द स्लोएस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री जब आती है तब अपन आर्टिकल दी लग का यूज करते हैं. नेक्स्ट इज हिच अ प्रॉब्लम. गो ऑफ विदाउट अ हिच मतलब गो ऑफ मतलब कुछ स्टार्ट करना, शुरू कर देना. सो चले जाना कहीं से, गो ऑफ. सेट ऑफ भी स्टार्ट होता है, गो ऑफ मतलब कहीं से चले जाना, विदाउट अ हिच, बिना किसी प्रॉब्लम के वहां से चला गया. सो हिच मीन्स अ प्रॉब्लम. And hitch here is a noun. Okay, do remember here is a noun, but hitch as a verb means to get a free ride. And कैसे लेते हो आप free ride? इस तरह से आप लिफ्ट मांगते हो. So hitch as a verb means to get a free ride. वो एक जो ड्राइवर है, जो राइडर है, उसके लिए एक प्रॉब्लम है. आप आते हो, हिच करते हो तो वो रुकता है. So it's hitch to get a free ride. Hitching around मनाली. तो कोई आपको पूछे आप क्या कर रहे हो, तो आपको हिचिंग अराउंड मनाली मतलब मनाली में हूँ और लिफ्ट मांग के कभी इस पहाड़ जा रहा हूँ, कभी उस पहाड़ जा रहा हूँ. सो हिचिंग अराउंड मनाली. एंड आई हैव टू हिच अ राइड टुडे. मेरी बाइक खराब हो गई है, सो आई हैव टू हिच अ राइड टुडे. या मेरी कार खराब हो गई, सो आई हैव टू हिच अ राइड टुडे. एक राइड जो है वो मेरे को आज लेनी पड़ेगी. हिच अ राइड मतलब लिफ्ट मांगनी पड़ेगी, एंड देन मुझे उसको जाना पड़ेगा. हर्डल इज ऑब्स्टिकल, बैरिकेड, जो भी आता है इस टाइप की जो भी चीज होती है उसको हर्डल बोलते हैं. और आप अगर कंसिस्टेंटली वर्क हार्ड कर रहे हैं, देन यू जस्ट जंप ऑफ, ऐसे आप पार कर जाते हैं. सो हर्डल इज ऑब्स्टिकल, बैरिकेड. बैरिकेड को भी हर्डल भी बोलते हैं, एंड ऑब्स्टिकल भी है जो आपके काम के बीच में उलझने आती है, अड़चने आती है, अड़चन जिसको बोलते हैं अपन, दैट इज हर्डल. अगर आपको वोकैब याद रखनी है, हिच याद रखना है, तो इस पिक को याद रखें. अगर आपको हर्डल याद रखना है, देन इस ये जो पिक है, इस पिक को याद रखें. पिक्चर से आप जो है वो अच्छे से वर्ड को याद रख पाएंगे. रिवाइज करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. रिवाइज करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट को क्रॉप कर लेना. सिर्फ इमेज अपने पास रखो, और जब भी रिवाइज करना इमेज ओपन करो और इससे माइंड को प्रेशर करो कि यार क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है. अपने आप याद आएगा हिच, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको यूज कर पाओगे. जब भी इस टाइप की कोई फीलिंग आपके अंदर आएगी, माइंड में पिक्चर बनेगी, हिच माइंड अपना आप सप्लाई करेगा. जब इस टाइप का आप फील करोगे कि आप प्रॉब्लम आ रही है, उससे मैं आगे निकल रहा हूँ, तो प्रॉब्लम आप हर्डल अपने आप जो है वो माइंड सप्लाई करेगा. ओके, द नेक्स्ट वन इज फॉलो सूट. फॉलो सूट मीन्स आप किसी काम को करते हैं, एंड इसलिए करते हैं क्योंकि कोई और कर रहा है. सो यू आर जस्ट कॉपिंग दैट पर्सन, यू आर इमिटेटिंग दैट पर्सन. नकल करना किसी की, जैसे वो कर रहा है वैसे आप कर रहे हो. सूट करके एक अपना एक अच्छा वेब सीरीज टाइप है, उसको भी आप देख सकते हैं. उसमें लाइक इस पर्सन ने सूट पहना है तो सब ने सूट पहना है. याद करने का तरीका है, ही वॉज वेयरिंग अ सूट टू द पार्टी सो आई फॉलोड सूट. है ना, उसने सूट पहना पार्टी के अंदर, तो मैंने भी जो है वो फॉलो कर लिया उसको, मतलब मैंने भी सूट पहन लिया. देखो जो फर्स्ट सूट है उसमें आर्टिकल ए है, नेक्स्ट में नहीं है. इडिम है ये. इडिम के अंदर जैसा कहा जाता है, या कि जैसे कि उसकी ग्रामर है, यू हैव टू फॉलो द ग्रामर. यू कैन नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर पार्ट. कुछ भी आप अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं कर सकते. दिस इज व्हाट इडिम्स एंड द ग्रामर ऑफ इडिम्स वर्क्स लाइक. ऐसा ही काम करती है वो. आप यहाँ पर अ आर्टिकल नहीं लगा सकते. हाँ, आप अपने सूट की जब बात करेंगे तब आर्टिकल अ लगेगा, लेकिन यहाँ पर फॉलोड सूट में नहीं, क्योंकि यहाँ पे सूट वो एक आइडिया है, जिसने जो किया वो मैं कर रहा हूँ. तो उस आइडिया में आर्टिकल क्यों लगा रहे हो? आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसको काउंट नहीं कर सकते. जो भी वो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ, तो वो एक दो नहीं होता है. जैसा वो कर रहा है वैसा मैं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट फॉलोइंग सूट. तो ये वो कर रहा है, हम भी वही कर रहे हैं. वी आर जस्ट फॉलोइंग सूट. आप फ्रेंड्स हैं जो जा रहे हैं, 3-4 दोस्त हैं, सब अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा है जो जैसा बोल रहा है बाकी सारे वैसे कर रहे हैं. तो होता है ना कि बस हंस रहे हैं, इधर उधर रुल रहे हैं एक दूसरे ऊपर, मतलब समझ रहे हो, पढ़ रहे हो एक दूसरे के ऊपर, और फिर कोई कह रहा है भाई तुम्हारा लीडर कौन है, किसको फॉलो कर रहे हो, तो आप एक की तरफ इशारा कर रहे हो कि सारी जिम्मेदारी इसकी है. वी आर जस्ट फॉलोइंग सूट. जैसा ये कह रहा है वैसा कर रहे हैं, बाकी हम तो हमारे मजे कर रहे हैं. स्टीडी मतलब एकदम कॉन्स्टेंट, रेगुलर, इवन, डू नॉट चेंज, वैसा ही कॉन्स्टेंट. सो क्या स्टीडी रह सकता है? इकोनॉमिक ग्रोथ स्टीडी रह सकती है, प्रोग्रेस स्टीडी रह सकती है, किसी की जॉब स्टीडी रह सकती है, एक ही जॉब पर है वो, कॉन्स्टेंटली उसी पर ही लगा हुआ है. स्टडी इनकम हो सकती है, एक इनकम जो है वो रेगुलर इनकम है उसकी, वहीं से उसका एक पैसा आता है. स्टडी इनकम है, इतने रुपए. जैसे गवर्नमेंट जॉब में क्या है, क्यों प्रॉफिट है गवर्नमेंट जॉब में? क्योंकि स्टडी इनकम है, इतना पैसा आपको हर महीने मिलेगा. इंक्रीज इन प्राइसेस एंड डिक्लाइन इन प्राइसेस अगेंस्ट. दिस इज प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना, ये भी क्या हो सकता है? स्टडी रह सकता है कि लगातार गिरे जा रहे हैं प्राइसेस. तो स्टडी मतलब कॉन्स्टेंटली प्राइसेस फॉलिंग. एलिवेट बढ़ाना, रेज करना, हाइटन करना, हाइट बढ़ा देना, हाइटन करना. ई एन लगता है तो वर्ब लग जाती है.
आगे ईएन लगा दो या पीछे ईएन लगा दो, वर्ब बना देते हो। तो हाइट के पीछे ईएन लगा के एक वर्ब बना दी, हाइटन। जैसे डेंजर है, तो डेंजर के आपने क्या लगा दिया, आगे ईएन लगा दिया, एंडेंजर हो गया। तो डेंजर खतरा, एंडेंजर खतरे में डालना। वैसे विजन है, विजन आपकी कोई सोच हो सकती है, विजन, और उस विजन के आगे आपने ईएन लगा दिया, इनविजन मतलब इमेजिन। आगे फ्यूचर को लेके आप इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे करेंगे वैसे नहीं करेंगे, तो इनविजन, इंडेंजर, हाइटन, ईएन लगने के बाद नाउन वर्ब बन जाता है। इंक्रीज करना, और आपको पता है एक एलिवेटर होता है, एक एस्केलेटर होता है। एलिवेटर जिसमें आप बटन दबाते हो, लिफ्ट आती है, आप ऊपर जाते हो, और एस्केलेटर जो खुद ही ऊपर जाता है ना, इस टाइप का। तो ये डिफरेंस होता है एलिवेटर और एस्केलेटर में। एंड एलिवेटर मीन्स, एलिवेट मीन्स रेज करना, बढ़ाना। एलिवेटर अपनी लिफ्ट भी होती है। ओके, नेक्स्ट ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री हमें पता है एक दिशा, द कर्व्ड पाथ ऑफ समथिंग, किसी का कर्व पाथ, किस तरह से दिशा जाएगी उसकी। सो हर करियर सीम्स, जैसे ये है, ये कर्व है ना यूं, ये ट्रेजेक्ट्री है, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी है, ऐसे बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसे ट्रेजेक्ट्री। हर करियर सीम्स टू बी एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, उसका करियर कैसा है, उसका करियर अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में। मतलब पहले उसने एसएससी क्लियर किया, उसके बाद उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया है। नहीं तो एसएससी के अंदर पहले सीजीएल में छोटी पोस्ट थी, फिर एसएससी में उसने बड़ी पोस्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर जैसी पोस्ट ले ली। देन यूपीएससी में रैंक आई थी 600 प्लस, फिर उसने आगे मेहनत करी, टॉपर ही हो गई, या टॉप 10 टॉप 100 में आ गई। तो ये क्या है कि अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है, एंड वी ऑल नीड्स दैट अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री, है ना, ऐसी ऊपर की तरफ बात जाती हुई दिशा हम सबको चाहिए। एक्सीड मीन्स बढ़ना, टू बी ग्रेटर देन, इंक्रीज नहीं है। एक्सीड का मतलब ही यही है कि आपने पहले जो एक्सपेक्ट किया था, जो एक लेवल बनाया था, उससे ऊपर चला जाता है, देन एक्सीड आता है। नॉर्मली बढ़ता है तो इंक्रीज हो जाता है। टू बी ग्रेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव में THAN लगता है। टू बी ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर, आपने जो पर्टिकुलर नंबर बताया था उससे ऊपर चला गया तो उसको एक्सीड कर गया, सरपास कर गया, आउटडू कर गया। किसी की परफॉर्मेंस आप आउटडू कर जाते हो, मतलब उसने एक सेट बनाया था कि भाई इस तरह से उसने परफॉर्मेंस दी थी, एक मार्क सेट हो गया था कि भाई वाह क्या परफॉर्मेंस दी, आपने उसको आउटडू कर दिया। तो आपने डू किया, आपने काम किया और आउटडू कर दिया, मतलब उसको बाहर कर दिया, आप आगे निकल गए। सो यू आउटडू दैट पर्सन। हैव द एज ऑन, ये एक इडियम है, बहुत अच्छी इडियम है। हैव द एज ऑन, एज ऑन मतलब जैसे अगर ये लाइन है तो यहाँ पर सारे जो रनर्स हैं वो खड़े हैं, एक पर्सन का पैर एकदम इस एज पर है तो उसको एक छोटा स्लाइट बेनिफिट है। जैसे बीजेपी हैज एज ऑन द इलेक्शंस, कैसे, क्योंकि मोदी फैक्टर है। तो एक एज है, मतलब एक थोड़ा सा आगे होना, तो वो क्या होना, एक्सीड होना, लोगों से थोड़ा आगे निकल जाना, सरपास कर जाना, उनको आउटडू करने के लिए। यू हैव समथिंग, यू हैव व्हाट, यू हैव दैट एज, आप उस एज पर हो। प्राइस एक्सीड कर जाता है, टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर जाती है। सोचा था कि भाई एसएससी के अंदर जॉब ही लग जाएगी, पता चला ये तो भैया टॉपर ही हो गया। तो एक्सपेक्टेशन एक्सीड हो गया, टेम्परेचर एक्सीड हो गया, प्राइस एक्सीड हो गया। नॉट, आप सरपास भी बोल सकते हो, सरपास कर जाए, कोई बहुत अच्छा कर जाए। नॉट टू बी आउटडन, आई विल ट्राई अगेन। नॉट टू बी आउटडन मतलब, मैं देखो अभी नॉट टू बी आउटडन है, उसको आप हिंदी में कितना कुछ बोलोगे कि मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे से आगे निकल जाएं, सो आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा, लोग मुझसे आगे निकल जाएं। नॉट टू बी आउटडन, बी के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है देन इट इज पैसिव, ये पैसिव होता है। तो पैसिव का मतलब क्या है कि एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट इस वर्ब को करता है, तो सब्जेक्ट से वर्ब की तरफ जाएगा तो पॉइंट भी इस तरफ से बनेगा। पैसिव में क्या होता है, पैसिव के अंदर वर्ब सब्जेक्ट पर होती है, सब्जेक्ट करता नहीं है, इज नॉट डूअर, है ना, ही इज नॉट डूअर। सब्जेक्ट जो है वो डूअर नहीं होता है, किसमें, पैसिव में, वो रिसीवर होता है, डूअर एक्टिव में होता है। सो नॉट टू बी आउटडन मतलब ये आउटडन का काम मेरे पर नहीं हो जाए। मैं कहां लिखा हूं, वैसे यहां लिखा हुआ। सो नॉट टू बी आउटडन, आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा से ट्राई करूंगा, मतलब लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए। नॉट टू बी आउटडन, आप चाहो तो इसको सेंटेंस में, आई डोंट वांट टू बी आउटडन, आई डोंट वांट टू बी आउटडन, मैं नहीं चाहता लोग मुझसे आगे निकल जाए, आई डोंट वांट टू बी आउटडन। मेटेरियलाइज करना मीन्स आप किसी को हकीकत में उतारते हो, टेक फॉर्म, वो हकीकत में फॉर्म लेती है, बिकम रियल, हकीकत बन जाती है, एक्चुअलाइज हो जाता है, एक्चुअल में वो सामने आ जाता है, एक्चुअलाइज हो जाता है। प्रमोशन फेल टू मेटेरियलाइज, दैट मीन्स सोचा गया था प्रमोशन होगा लेकिन हुआ नहीं।
फियर मेटेरियलाइज मतलब डर जो था वो हकीकत में उतर आया, मतलब जो सोचा था वो सच में हो गया, डर जो है वो हकीकत में उतर आया। शी फेल्ड टू मेटेरियलाइज, ये अच्छा है। शी फेल्ड टू मेटेरियलाइज मतलब वो प्रेजेंट नहीं हुई किसी पार्टी में या किसी मीटिंग में। शी फेल्ड टू मेटेरियलाइज मतलब उसने हकीकत बिकमिंग रियल नहीं हुई, टेक फॉर्म नहीं लिया, मतलब वो आई ही नहीं। शी फेल्ड टू मेटेरियलाइज। डोंट फेल टू मेटेरियलाइज, आप किसी को कहना चाहते हो देख भाई भूलना मत, पक्का पक्का आ जाना, दैट इज डोंट फेल टू मेटेरियलाइज। डोंट फेल टू मेटेरियलाइज एंड यूज दीज वर्ड्स दीज एक्सप्रेशंस इन योर डेली लाइफ। ऐसे बोल दिया करो दोस्त को, डोंट फेल टू, 10 बार बोलते हो ना, देख भूलिए ना, आ जाइए, डोंट फेल टू मेटेरियलाइज। ओके, नेक्स्ट वन, पेस। पेस मीन्स स्पीड, गति। टू सेट ऑफ एट अ स्टडी पेस, स्टडी अभी ऊपर पड़ा था, लगातार जो एक ही फॉर्म में चलती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक ही फॉर्म में लगातार चल रही है, ऐसी गति। जेंटल पेस, धीरे धीरे। लीजरली पेस, एकदम रुड़ते रुड़ते। तो सेट ऑफ मतलब किसी चीज को स्टार्ट करना। टू बिगिन मोस्टली जर्नी के लिए आता है, बट कई बार ऐसे भी यूज कर लेते हैं लूजली, अदर चीजों के लिए भी यूज कर लेते हैं। सेट ऑफ अलोंग द बीच, है ना, बीच के साथ साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ करिए जर्नी एट अ लीजरली पेस, धीरे धीरे, दोनों जने गले में बाहें डाल के गलबैयां करते हुए। सो एट अ लीज, ऐसे फील करो। पेस के लिए आप इस पिक्चर को देख सकते हो। गति, गति तेज भी हो सकती है, गति धीमी भी हो सकती है, स्टेडी भी हो सकती है, जेंटल भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है। एट अ वॉकिंग पेस मतलब जैसे आप घर जा रहे हैं, रूम जा रहे हैं, एंड ट्रैफिक जैम इज देयर और आप फंस गए उसमें, और अब आप किसी को ये कहना चाहते हो कि उसको पता है कि आप आ रहे हो, तो वो आप उसको ये कह दो कि एट अ वॉकिंग पेस, मतलब ट्रैफिक जाम है और ट्रैफिक कैसे आगे आगे बढ़ रहा है, किस गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे पैदल चलते हैं वैसे, रुक रुक के, बहुत रुक रुक के। सो एट अ वॉकिंग पेस। गैदर पेस, गति पकड़ लेना। यू विल वर्क हार्ड एंड इफ यू वर्क हार्ड योर प्रेपरेशन विल गैदर पेस, आपकी जो प्रिपरेशन है वो गति पकड़ लेगी। गैदर पेस। आप अपने या टीचर स्टूडेंट को कह सकता है, आप अपने छोटे भाई को कह सकते हो कि ऑफ कोर्स यू हैव टेकन योर क्लासेस, नाउ गैदर पेस, आपने अपनी क्लासेस ले ली है, अब थोड़ी गति पकड़ो, फटाफट करो इन चीज़ों को। स्लो पेस मतलब धीरे धीरे, वीकन पेस, है ना, गति धीरे हो गई, गति तेज हो गई। स्लो यहाँ पे वर्ब के रूप में है, ठीक है ना। स्लो पेस, धीमी गति, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एंड स्लो पेस, पेस को धीरे कर देना, गति को धीरे कर देना, वर्ब भी हो सकता है। जैसे क्विकन पेस, पेस को क्या किया, क्विक कर दिया, देखो इसमें भी ईएन लगा है ना, क्विक के पीछे ईएन लगा के वर्ब बना दिया क्विकन, हाइट के पीछे ईएन लगा के वर्ब बना दी हाइटन। क्विकन पेस तो गति को बढ़ा दिया, गति को कम कर दिया। और स्लो पेस के अंदर क्या हो जाएगा, धीमी गति, उस समय स्लो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट टोटली डिपेंड्स हाउ यू यूज इट इन अ सेंटेंस। सेट ऑफ टू बिगिन, सेट ऑफ अलोंग द बीच एट अ लीजरली पेस, ये भी देख लिया। रूम मींस पॉसिबिलिटी, रूम कमरा भी है ऑफ कोर्स, बट देयर इज वन मोर मीनिंग अटैच्ड टू इट, दैट इज पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी। नो रूम फॉर डाउट, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डाउट की, एकदम जैसा आपको कहा गया कि कल टेस्ट लेंगे, पढ़ के आओगे सर, नो रूम फॉर डाउट, और उसको यूज करो, नो रूम फॉर डाउट, है ना। पक्का, जो आप बोलते हो ना पक्का, उस पक्के की जगह आज से ये बोलने लग जाओ, नो रूम फॉर डाउट। सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, तो आपने कुछ कोई प्रोजेक्ट दिया, यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट एंड देन योर टीचर सेज दैट सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, मतलब आपके वर्क में अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जगह है, एक पॉसिबिलिटी है। मतलब टीचर ये नहीं कहना चाहता कि तूने अच्छा नहीं किया भाई और अच्छा कर, वो इनडायरेक्टली कह रहा है कि हाँ, सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर वर्क, थोड़ा और काम करो और मेहनत करो, अभी थोड़ा और अच्छा हो सकता है, जगह है और अच्छा हो सकता है। टू गिव समबडी रूम टू डू समथिंग, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई कमरा दे देना कोई काम करने के लिए, नहीं, इसका मतलब है कि आप किसी पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कोई काम करने की, वो काम टू डू से बताओगे। गिव चिल्ड्रन रूम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपने बारे में सोचे। हमेशा पेरेंट्स टीचर अपने अपना लगा करके, या जो माहौल आजकल हो रखा है उससे बच्चा खुद ही डिसाइड कर लेता है कि यार इसकी लहर चल रही है तो चलो मैं भी यही कर लेता हूँ, उसकी लहर चल रही है तो चलो मैं भी यही कर लेता हूँ। वो ये नहीं देखता कि खुद बैठ के सोचे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। सो लाइक गिव चिल्ड्रन रूम टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, थोड़ा उनको रूम देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। टेंड टू डू समथिंग, बार बार जो चीज होती है। टू बी लाइकली टू डू हैपन, टू बी लाइकली टू डू हैपन, जो होता है अंदर से जो ये फीलिंग आती है ना, यार ऐसा तो होता है, ऐसा ही होता है, लोग ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, ये जो फीलिंग है दैट इज टेंड टू, लाइकली टू।
विमेन टेंड टू लिव लॉन्गर देन मैन, ऐसा माना जाता है कि विमेन जो है वो मैन से ज्यादा जीती है। तो टेंड टू लिव, ऐसा नहीं है कि आप 100% देख लो, ऐसा नहीं, पर हाँ ऐसा माना जाता है। वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स व्हेन वी आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज्यादा थक जाता है, एग्जॉस्ट होना, थक जाना, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज्यादा जब थक जाते हैं तो गलती हो जाती है, ऐसा हो जाता है, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता है, इसके लिए टेंड आता है। पीपल टेंड टू थिंक दैट, लोग ऐसा सोचते हैं, पीपल टेंड टू थिंक दैट, लोग ऐसा सोचते हैं। रिवर्बरेट, एको, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, चारों तरफ, ये जैसे इसको याद, इस पिक्चर को याद रखो, आपने हेलो बोला तो चारों तरफ से क्या हुआ, वापस आपके पास आया ना, हेलो 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 हेलो, दैट इज रिवर्बरेट। ऐसे किसी पर्सन ने कुछ काम किया, वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, चारों तरफ उसके बारे में क्या हो रहा है, बात हो रही है, वो बातें पलट के वापस उसी पर्सन के पास आ रही। सो रिवर्बरेटिंग, सर्स पैशनेट स्पेस कॉन्टिन्यूज टू रिवर्बरेट इन माइंड, है ना, इन माई माइंड, मैं इसके पीछे रह गया। सर्स पैशनेट स्पेस, सर का जो पैशनेट स्पीच था, बहुत पैशनेट स्पीच दिया था, वो अभी भी जो है वो रिवर्बरेट कर रहा है, गूंज रहा है मेरे दिमाग के अंदर, वो क्या अभी भी गूंज रहा है, रिवर्बरेट कर रहा है। नेक्स्ट, डायनामिक्स, डायनामिक्स, हाउ पीपल थिंक, हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसे बिहेव करते हैं, हाउ थिंग्स बिहेव, थिंग्स कैसे बिहेव करती है, वो डायनामिक्स होता है। ग्रुप डायनामिक्स होता है, मार्केट डायनामिक्स होता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, ग्रुप कैसे बिहेव करता है, हाउ पीपल बिहेव टू ईच अदर, आपस में एक दूसरे से कैसे बिहेव करेंगे, हाउ पीपल थिंग्स बिहेव, वो डायनामिक्स होता है। ग्रुप का डायनामिक्स क्या है, एक ग्रुप होगा तो उसका डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स ऐसा ही होता है। इंडिविजुअल से पूछो तो अलग रिजल्ट आते हैं, बट ग्रुप में पूछोगे तो वो प्रभावित हो जाते हैं एक दूसरे से, देन दिस इज हाउ ग्रुप डायनामिक्स वर्क, ऐसा ही काम करता है। डाइवर्ज, डायमीन्स टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन, इधर और उधर, डाइवर्ज हो गया। जैसे ये ट्रैफिक है, यहां से आएगा फिर इधर भी जाएगा, सीधा भी जाएगा, डाइवर्ज होता है, ये डाइवर्जेंट पॉइंट हो जाता है, यहां से डाइवर्ज होगा। डाइवर्जेंट, डिफरेंट, क्योंकि दो हो गए, इसका मतलब जो पहले आपने सोचा था उससे अलग बात आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, उसकी सोच और आपकी सोच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट, कॉन मीन्स टुगेदर, कॉन मीन्स टुगेदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब सिमिलर हो गए। क्या डाइवर्जेंट होते हैं, ओपिनियंस डाइवर्जेंट होते हैं, इंटरेस्ट डाइवर्जेंट होते हैं। कॉन्वर्जेंट क्या होता है, कॉन्वर्जेंट भी ओपिनियंस होते हैं, कॉन्वर्जेंट इंटरेस्ट होते हैं। सेम ओपिनियन होंगे तो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा, डिफरेंट होंगे डाइवर्जेंट हो जाएगा। पीपल डाइवर्ज फ्रॉम द नॉर्म्स, जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के उससे हटके काम करते हैं, पीपल डाइवर्ज फ्रॉम द नॉर्म्स। पीपल डाइवर्ज फ्रॉम एस्टेब्लिश प्रोसीजर, पीपल जो है वो जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है उससे भी हटके काम करते हैं। हट के काम करना, जो चल रहा है उससे हट के, जैसे ये रोड यहाँ जा रही है तो हट के इधर चला गया ना, डाइवर्ज हो गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को आप देखें एंड देन गो टू दीज वर्ड्स, डू नॉट गो वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर टुवर्ड्स द पिक्चर, ऐसा मत करना। क्यों, क्योंकि वर्ड देख के आप उसको समझ जाओगे, गुड, बट अगर डेली लाइफ में यूज करना है और एक फीलिंग डेवलप करनी है तो उल्टा करो, डेफिनेशन से वर्ड की तरफ जाओ, पिक्चर से वर्ड की तरफ जाओ, क्योंकि रियल लाइफ में आपके पास डेफिनेशन आती है ना, कोई सिचुएशन बनती है, वो सिचुएशन ही डेफिनेशन है, फिर आप वर्ड की तरफ जाते हो। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर वर्ड देख के तो याद आ जाता है सारा कुछ, लेकिन जब रियल लाइफ में यूज करने होता है तब ये वर्ड मेरे मुंह से निकलते ही नहीं है। तो आपने याद ही ऐसा किया, आपने कहा वर्ड दिखेगा तो माइंड उसको समझेगा, तो जब वर्ड दिखेगा तो वाइल रीडिंग, वाइल लिसनिंग, यू आर वेरी गुड एट दीज वर्ड्स, वोकेबुलरी, बट व्हेन इट कम्स टू इन रियल लाइफ, इन डेली लाइफ, इन स्पीकिंग, आपको नहीं याद आता वर्ड। द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप उसको डेफिनेशन से वर्ड की तरफ जाओ, पिक्चर से वर्ड की तरफ जाओ। असर्ट करना, टू से और स्टेट विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, ग्रेट कॉन्फिडेंस से आप क्या कर रहे हो, अपनी बात को कह रहे हो। कहना और स्टेट करना एक ही बात होती है, टू से एंड टू स्टेट विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। तो आप क्या असर्ट कर सकते हो, इनोसेंस असर्ट कर सकते हो कि मैंने गलत नहीं किया, इनोसेंस असर्ट करते हैं। ग्रोथ असर्ट होती है, हाँ ग्रोथ हो रही है, द कंपनी असर्ट्स इट्स ग्रोथ, कंपनी अपनी ग्रोथ को असर्ट करती है। कमिटमेंट आप असर्ट करते हो, यू असर्ट योर सेल्फ, मतलब डिटरमाइंड होके काम किया। असर्ट योर सेल्फ मतलब जो भी बात बोलनी है दमदार बोल यार, तू गलत थोड़ी है, असर्ट योर सेल्फ। ऐसे असर्ट मतलब आप बहुत जो है वो जोर शोर से अपनी बात लोगों को बोल रहे हो, यू आर असर्टिंग योर सेल्फ। हाँ कई बार होता है ना कि
ग्रुप में बात कर रहे हैं, देन यू जस्ट शाय ऑफ, नहीं बोला जाता, लोग बोल रहे हैं आपसे नहीं बोला, जबकि आपके पास ज़्यादा फैक्ट हैं। सो यू डू नॉट नो हाउ टू असर्ट योर सेल्फ। दो सामने वाला तेज आवाज में बोलता है या कुछ भी, दो जने बोलते हैं, आप चुप हो जाते हो। सो यू डू नॉट नो हाउ टू असर्ट योर सेल्फ। तो असर्ट योर सेल्फ, दैट मीन्स टू स्टेट और टू से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, असर्ट। स्पेस मीन्स पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ कोर्स स्पेस होता है, एक पूरा यूनिवर्स का भी स्पेस होता है और एक खाली जगह भी स्पेस होती है, बट एक टाइम के लिए भी स्पेस का यूज आता है। इन द स्पेस ऑफ 5 days, मतलब 5 दिन में। आप इन 5 days भी बोल सकते हो, बोलने को इन द स्पेस ऑफ 5 days भी बोल सकते हो। इन अ शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, छोटे से स्पेस ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम कैसा है? शॉर्ट है। तो पीरियड ऑफ टाइम इज, आप चाहो तो स्पेस को पीरियड से रिप्लेस कर दो, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन द पीरियड ऑफ 5 days, इन द स्पेस ऑफ 5 days। एंड देन कम्स पिवट, टू चेंज डायरेक्शन। तो ये पर्सन यहां से यूं जा रहा है, ये प्री पिवट है, और जैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये टर्न लेगा, और ये इसने टर्न यहाँ इस लेफ्ट साइड में ले लिया, तो ये है पिवट, जहां पर आप क्या करते हो, आप डायरेक्शन चेंज कर देते हो। सो यहां से जाते हुए यूं, तो जब आप यूं से यूं जाओगे तो ये एक पॉइंट बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड पिवट, इसी को पिवट बोलते हैं। इस पिवट पे आपके सीजर्स है ना, इस टाइप की जो बाय पार्टेड जो भी होते हैं अपने टोंग्स और ये सब। सो दिस इज ऑल अबाउट विद दिस। एंड देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे वाइज हार्बर के, आपको इसकी PDF और सब मिल जाएगा। देन दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन मीट अस, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।